Hi guys, welcome back to my channel. So let's talk about pregnancy. मेरे प्रेगनेंसी के बारे में तो यूट्यूब में अफवाह तो उड़ी हुई थी, लेकिन मैंने अभी अनाउंस किया तो मुझे क्या क्या इश्यूज़ हुए उसके बारे में बताऊंगी, और पिका डिसऑर्डर से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो थोड़ी वीडियो ना शायद लंबी हो सकती है, तो आप अपने कानों में हेडफोन डाल के और अपना मोबाइल साइड पे रख दो, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये ऑडियो फॉर्म में वीडियो है, ठीक है। मेरी जो शादी है 2019 में हुई थी अप्रैल में, और 2 साल तक तो मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, और उसके बाद में फैमिली प्रेशर होना चालू हो गया। अरे बच्चा करो बच्चा करो, यही इंडियन मेंटालिटी होती है सबकी के, अरे जल्दी बच्चा क्यों नहीं कर रही है वो। तो वही है, तो हम लोग प्लान कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, काफ़ी महीने गए तो नहीं हो रहा था, और कोई रीज़न भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी मुझे कोई पीरियड्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं थे, ना ही मेरे हस्बैंड को उस जो मर्दों की कुछ होती है ना, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो डॉक्टर के पास हम लोग गए, हम दोनों का ही टेस्ट हुआ। तो भैया मेरा जो AMH है वो काफ़ी लो था, 1 पे था तब। तो जब मैं 27 की थी आई थिंक, तब की बात है ये। तो AMH मेरा 1 पे था, जो कि नहीं होना चाहिए, आइडली होना चाहिए 5-4 पे या कुछ अच्छा होना चाहिए। तो वो मेरा नहीं था, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि अगेन एंड अगेन वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है कि मतलब वही ये खाना पीना अच्छा नहीं है, फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है आपकी, ऊपर से आप मिट्टी पत्थर खा के बहुत महान काम जो कर रहे हो, ऑस्कर विनिंग काम, तो क्या है ना, ये आपकी बॉडी में बहुत तरह तरह की डेफिशिएंसी करवा देती है, जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, और B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये इतनी सारी डेफिशिएंसी लेके आप अपने बॉडी में घूम रहे हो, तो आपके जो एग रिज़र्व है, जो कि आप बचपन से पैदा होते ही आप लेके पैदा होते हो, कोई भी लड़की है वो करोड़ों में एग रिज़र्व्स लेके पैदा होती है बचपन से, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉडी जो है वो ग्रो करती है, प्यूबर्टी आती है, तब तक बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, और उसके दौरान जो है एज बाय एज वो डिमिनिश होता जाता है। आप ये साइंटिफिक स्टडी है, आप कहीं पे भी गूगल करोगे आपको पढ़ने में आ जाएगा। तो क्या है ना कि जो एग रिजर्व्स होते हैं हमारे बॉडी में कम 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 होते रहते हैं, ठीक है। अब वो उसकी स्पीड क्या होगी, वो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी आपने कैसे मेंटेन की है, ठीक है। आपको बुरी आदतें हैं, आपने अपनी डाइटरी जो चेंजेस है आपने बहुत ज़्यादा बेकार किए हुए हैं, आपकी डाइट में आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हो, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, तो क्या है ना, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, और ऑब्वियसली आपकी बॉडी में फिर एकदम तेज़ी से ये एंटी मलेरियन हार्मोन वो लो हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंटी मलेरियन हार्मोन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हमारी बॉडी में एग रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में जो एग क्वालिटी है और एग का जो फॉर्मेशन है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंटी मलेरियन हार्मोन कैसे कम होता है, विटामिन D के डेफिशिएंसी से मेजरली कम होता है ये, और प्रोटीन के डेफिशिएंसी से, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी है तो ये एंटी मलेरियन हार्मोन जो है आपका सडनली एकदम फास्ट गिरता जाएगा। तो मेरे केस में वही था, क्योंकि मैं बचपन से ये सब खाती थी, कॉलेज तक और जॉब करते तक मैं ये सब खा रही थी, तो ऑब्वियसली मेरे बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी, ठीक है। फिर ठीक है, डॉक्टर ने हमको मेडिकेशंस पे रखा, हार्मोनल थेरेपी दी, ओरल, दो मेडिकेशंस खाओ, दवाइयाँ खाओ, दुनिया भर की मैंने दवाइयाँ खाई है, तब भी मेरा ठीक नहीं हुआ, तब भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। मैंने IUI कराया था एक बार, तो IUI जो होता है वो IVF नहीं होता, लेकिन उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, मतलब स्पर्म को क्लीन करेंगे, आपका जो हस्बैंड है उसके स्पर्म को क्लीन करेंगे, और वो फिर आपके बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर इंसर्ट करेंगे इंजेक्शन के थ्रू। तो ये टोटली नॉन इन्वेसिव होता है, इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप बिना एनेस्थीसिया के ये होता है। ये अगर किसी को प्रेगनेंसी के ऊपर पर्टिकुलरली चाहिए तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, तो कमेंट करना मुझे, तो मैं बताऊंगी। तो वो भी मेरा फ़ेल हो गया, क्योंकि उसमें रेस्ट भी करना पड़ता है, और तब मैं जॉब कर रही थी, और जब ये प्रोसीजर मैंने कराया था तुरंत उसके बाद में ही मैं अपने काम पे लग गई थी, तो मैंने रेस्ट भी नहीं किया था,
ये हो सकता है इसके वजह से भी मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा। IUI गूगल कर लेना। तो वो कराया था मैंने, उसके बाद में मैंने ब्रेक लिया। बीच बीच में तो मैं बहुत लंबे लंबे गैप ले रही थी प्रेगनेंसी प्लान करने के बीच में। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कंटिन्यूअसली लिया। और हर किसी को कंटिन्यूअसली दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, वो आपके बॉडी में डैमेज ही करेगा। तो प्रेगनेंसी का ऐसा है कि आप प्रेगनेंसी के लिए 6 महीने दवाई खाओ, फिर छोड़ दो, फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करो, फिर 6 महीने लो, फिर छोड़ दो। कंटिन्यूसली आप करोगे, मेडिकेशंस खाते रहोगे, तो वो क्या है ना, आपके बॉडी में फ़ायदा तो करेगा नहीं, क्योंकि सारी मेडिकेशंस एलोपैथी है। होम्योपैथी कोई मेडिसिन्स आप ले नहीं रहे हो अगर तो यही है। तो मैं बीच बीच में ब्रेक्स लेती थी, मैं परेशान हो जाती थी और मेरे लिए ब्रेक चाहिए था। और मैं कोई इतने मरे नहीं जा रही थी, मेरी एज इतनी कोई निकली नहीं जा रही थी। मैं 27 की थी, तो मैं अच्छे से 26-27 की थी, तो मैं बाद में भी फ्यूचर में भी प्लान तो कर ही सकती थी। क्योंकि हमारे फैमिली में हम लोग 30 के बाद तो हम लोग शादी करते हैं। हम लोग ने जल्दी कर दी थी, क्योंकि मुझे लड़का जल्दी मिल गया था। ठीक है, मेरा लव और अरेंज दोनों मिक्सचर है मैरिज का। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैं इतना सीरियसली नहीं लेती थी। मैं बीच बीच में ब्रेक ले लिया करती थी, कभी कभी तो एक साल का भी ब्रेक मैं ले लिया करती थी। फिर क्या था कि जब हम लोग प्लान करते थे तब सक्सेसफुल नहीं होता था। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, अलग अलग डॉक्टर्स को। तो ये भी हमने गलती की कि अगर आप अलग अलग डॉक्टर को दिखाते हो, तो वो फिर अपना अलग अलग मतलब ट्रीटमेंट लाइन अपना प्लान करते हैं। वही टेस्ट कराओ, वापस से वही टेस्ट कराओ। तो ये रिपीट मोड पे जो टेस्ट चलते रहते हैं ना औरतों पे, ये टॉर्चर से कम नहीं है। तो वही है कि ये सारी चीज़ें मैं सहन कर ही रही थी, मतलब टॉर्चर, टेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो एक तो मेडिकेशंस तरह तरह की आपको देते हैं, ये प्लान करते हो तो प्रेगनेंसी, तो वो भी एक टॉर्चर है। अगर आपको एक भी दवाई खाना नहीं पसंद, आपको बहुत सारी दवाई खानी पड़ेगी। तो यही है कि मैं यही कहूँगी यंग लड़कियों को या मैरिड, जो न्यूली मैरिड है, उन लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप लोग मिट्टी पत्थर खा रहे हो तो प्लीज़ मत खाओ। ये सब चीज़ें आपके बॉडी में डैमेज करेगा, फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिर रिश्तेदार आपको पूछ के आपको हैरेस करेंगे कि तुमने बच्चा प्लान क्यों नहीं किया, ओहो कोई प्रॉब्लम है, क्या हुआ, हम डॉक्टर बताते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वही है, अपने खुद के सास ससुर या खुद के माँ बाप से ज़्यादा चुल रिश्तेदारों को पड़ी रहती है कि क्यों नहीं हो रहा। तो ये हर किसी के साथ होता है। तो एक तो वो मेंटल लोड आप लेते हो, ऊपर से फिज़िकल लोड आपके ऊपर अलग, अगर आपकी बॉडी आपने ख़राब की हुई है तो वो अलग होता है। तो फाइनली मैंने 5.5 साल जो मेरे शादी के हैं उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं इससे और मेडिकेशंस और मैं ये सब नहीं कर सकती, एक ही बार में मेरा काम तमाम करो। तो मैंने फिर IVF करा लिया। ठीक है, तो मेरा फ़र्स्ट टाइम में ही मुझे प्रेगनेंसी हो गई। इससे पहले कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई कभी भी मुझे नेचुरली। तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि प्रेगनेंसी फ़ील कैसे होती है। तो फर्स्ट टाइम में ही मेरा प्रेगनेंसी मेरे को कंफर्म मेरा हो गया। ठीक है, IVF के ज़रिए। फिर भैया डुअल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो और टेंशन। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी से पर्सनली मुझे बहुत डर लगता है। मेरे को हमेशा से लगता था कि मैं प्रेगनेंसी के लिए नहीं बनी हूँ, मेरे से बच्चे पैदा मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं प्रिपेयर तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन एज निकली जा रही थी और मुझे पता था कि जितना मैं लेट करूँगी उतना फिर मुझे और दवाइयाँ खानी पड़ेगी और मैं परेशान होंगी, और फिर बच्चे कैरी करने में भी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो मुझे ये सब फेस नहीं करना था। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी कर लिया, मतलब जल्दी क्या, मेरे हिसाब से मैंने जल्दी कर लिया। वैसे मैं प्रिपेयर नहीं थी प्रेगनेंसी के लिए, और मैं इतनी कोई मरे भी नहीं जा रही थी बच्चों के लिए। पर ठीक है, चलो जो भगवान चाहता है वही होता है। तो ठीक है, मेरा कंफर्म आ गया। पर फिर बीच में क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के बीच में मुझे पता चला कि भैया मेरे को गॉल स्टोन्स है, क्योंकि मुझे हल्का सा ना राइट साइड में पेन हो रहा था, और मुझे कुछ ज़्यादा ही एसिडिटी वगैरह हो रही थी। मतलब मैं
एक निवाला भी खाती थी ना रोटी का, उसके बाद में मुझे जो एसिड बनता था गले तक ऊपर तक पहुंच जाता था। अभी ये सब प्रेगनेंसी में भी होता है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि डुअल प्रेगनेंसी है। डॉक्टर्स हमेशा यही बोलते थे, अरे आपका ट्विन प्रेगनेंसी है ना, इसलिए आपको हर एक सिम्टम बहुत ज़्यादा होगा, आप प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए। तो लेकिन मुझे पेन हो रहा था राइट साइड में, तो डॉक्टर ने कहा ये तो नॉर्मल चीज़ नहीं है, आपको पेन क्यों हो रहा है, अल्ट्रासाउंड करा के देखो आप। तो फुल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराया, तब मुझे पता चला कि गॉल स्टोन है मुझे। तब तो मेरी मतलब फट के 4 हो गई सुन के। ये एक तो 2 प्रेगनेंसी है, एक तो मैं प्रेगनेंसी के नाम से मैं डरा करती थी, ऊपर से मुझे डुअल प्रेगनेंसी है, ऊपर से मुझे गॉल स्टोन्स हो गए। तो मैं क्या करूँगी। मैं तो उसी टाइम ना सुन के मैं आधी एक साइड तो मेरा बॉडी का मर ही चुका था, वो सुन के मेरी जान निकल गई थी। फिर डॉक्टर ने मुझे काउंसलिंग दी कि नहीं सब कुछ प्लान हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, और हम लोग अच्छे से मतलब प्लान करके चलेंगे। सर्जरी तो अभी नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी के टाइम पे हम रिस्क तो नहीं ले सकते। तो आपको क्या है ना कि आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, और जंक फूड तो खाना ही नहीं है, और ऑयली फूड बिल्कुल भी आप अवॉइड करो, घी वगैरह बिल्कुल भी मत खाओ। तो मैंने पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मैंने घी नहीं खाया। इनिशियली मैंने खाया था, उसके बाद में मैंने कभी घी को टच ही नहीं किया। तो फिर डॉक्टर ने कहा था कि डिलीवरी के बाद में कराना ये सर्जरी, क्योंकि गॉल स्टोन्स में क्या है ना, गॉल ब्लैडर ही रिमूव होता है और कोई चारा नहीं बचता है। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि आईवीएफ के जो मेडिकेशंस होते हैं ना, बहुत हैवी मेडिकेशंस होते हैं, तो वो हर किसी की बॉडी नहीं झेल पाती है। तो क्या है ना कि उसके वजह से भी गॉल स्टोन्स जो है वो फॉर्मेशन उसका हो जाता है गॉल ब्लैडर में। तो अब वो मुझे कैल्शियम वाले स्टोन्स हैं या मुझे कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बने हुए हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आईवीएफ मेडिकेशंस जब आप लेते हो, फर्टिलिटी वाले मेडिकेशंस लेते हो ना आप, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म होने के चांसेस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन्स हैं वो। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन से स्टोन्स हैं, लेकिन भैया तकलीफ़ बढ़ा देते हैं ये। ठीक है, आपको हमेशा लगता रहेगा कि आपके राइट साइड में आपको हैवी थोड़ा सा फील होगा, आपको गैस की प्रॉब्लम रहेगी, और ये सब रहता है। पर मेरे केस में थोड़ा कम था, मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं था। तो अभी तक मैं रुकी हुई हूँ, डिलीवरी तो मेरी हो गई है, तो अभी थोड़ा और टाइम रुकेंगे और उसके बाद में हम गॉल ब्लैडर जो है मेरा रिमूव करवा देंगे। तो ये है मेरा अपडेट। और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये तो झूठ बोल रही थी, ये तो प्रेग्नेंट थी, इसे कोई गॉल ब्लैडर का इशू नहीं है भैया। मैं प्रेगनेंसी भी झेल रही थी, साथ में मैं गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम भी झेल रही थी, साथ में मैं 2 बच्चे को भी अंदर मेरे बॉडी के मैं रखे हुए थी तब। तो यही है, शॉर्ट में यही कहूँगी कि ये मिट्टी पत्थर खा के आप अपने बॉडी को नुकसान मत पहुँचाओ, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में भी आप खा रहे हो ये सब चीज़ें, तो पहली बात तो आप ये कर रहे हो कि आपके बॉडी में वॉर्म इन्फेस्टेशंस होंगे, एग जो अंडे हैं कीड़ों के वो डेवलप होंगे, तो आपके बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि जब आपके बॉडी में एग्स बनते हैं, कीड़े वीड़े बनते हैं, तो वो आपके एनीमिया को और ज़्यादा वर्स कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं आपके बॉडी में एनीमिया को। और आपके बॉडी में बच्चे अगर बन रहे हैं, प्रेगनेंसी है, तो ऑब्वियसली बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन चाहिए, पूरा ब्लड चाहिए आपके बॉडी से, वो ब्लड लेगा, प्रोटीन लेगा, सब सारी चीज़ें लेगा। ठीक है, कोई भी विटामिन की कमी होगी तो आपके बॉडी में जो बच्चा बन रहा है उसमें बर्थ डिफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। इसलिए मिट्टी पत्थर जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ छोड़ दो ये सारी चीज़ें खाना, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। ठीक है, और किसी किसी का गॉड गिफ्ट होता है, ये सारी चीज़ें खाने के बावजूद भी वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है और जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं फीमेल बॉडी में, बहुत जल्दी लोगों को प्यूबर्टी आ रही है, 8-8 9-9 साल में बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो खाने पीने का स्टाइल है और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बैठने वाला है। पहले के टाइम पे बच्चे जो हैं वो बाहर खेलने जाया करते थे, तो एक्टिव रहती थी बॉडी, और जंक फूड नहीं खाते थे। आजकल बर्थडे पार्टी में जाओ तो वहाँ पे ही पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली आती है। हमारे टाइम पे क्या होता था, बहुत कम होता था, समोसे होते थे, चिप्स
होते थे, पेस्ट्री होती थी, बस ख़त्म हो जाता था इतने में ही, बिस्किट या नमकीन होता था साथ में। लेकिन आजकल क्या है ना, बच्चे छोटे से छोटे बच्चे 1-1 साल का बर्थडे करेंगे, उनके बर्थडे पार्टी में पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें, नूडल वगैरह होगा ही होगा। ये तो एक स्टैंडर्ड माना जा रहा है आजकल, जो कि चीज़ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सब मैदा ही है ये सारी चीज़ों में, बिल्कुल भी कहीं से भी ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन क्या है ना, ये स्टैंडर्ड बना हुआ है अब सोसाइटी का। जब तक आप बर्थडे पार्टी में ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करोगे, आपकी भाई स्टैंडर्ड की बर्थडे पार्टी है ही नहीं। तो उसके अलावा बच्चे नॉर्मली ये सब खा रहे हैं अर्ली एज में, तो उनको और ऑब्वियसली हार्मोनल इश्यूज़ होंगे ही लेटर ऑन लाइफ में। तो जो अनमैरिड लड़कियां, अनम और इरम, पता नहीं क्या क्या नाम है उनका, ये सिमी, ये लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जया पांडे भी इतना खाती रहती है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आपको शादी करनी है, बच्चे करने हैं या नहीं करने, वो तो एक अलग सेपरेट बात है। लेकिन आप अपने बॉडी में ये भी तो नहीं चाहते ना कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो या आपको फाइब्रॉइड्स हो, आपको हैवी ब्लीडिंग हो, ये भी तो आप नहीं चाहते ना। पीरियड्स में पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब आपको फेस करना पड़े, क्योंकि ये सब होने से आपको डायबिटीज़ का खतरा रहता है। लाइफस्टाइल चेंजेस आपको तब भी करने ही पड़ेंगे, तो ये सब भी आप नहीं चाहते हो। तो यही है कि लाइफस्टाइल को थोड़ा अच्छा रखो, ईटिंग हैबिट्स को अच्छा रखो, जितना हो सके एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, है ना। जंक फूड मत खाओ, जंक फूड बहुत कम खाओ, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जितना आप खाओगे उतना आपको कैंसर होने के रिस्क कम रहेंगे, बॉडी में डेफिशिएंसी आपकी नहीं होगी। और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो प्रेगनेंसी आपको जल्दी हो जाएगी, हर्डल्स नहीं आएंगे मेरी तरह। तो यही है। अब मेरे फैमिली में जब लोगों को पता था कि मैं मिट्टी खाती थी, तो मेरे को बहुत लोग टोकते थे कि मत खाया कर, तेरे को बच्चे होने में बहुत तकलीफ़ होगी, और वही हुआ मेरे साथ। तो भैया मेरे पास तो पैसे थे, तो मैंने 5.5 साल में ही डिसीजन ले लिया कि मुझे आईवीएफ करना है, तो करवा लिया मैंने। बाय लक, बाय गॉड ग्रेस, मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया। कभी मिसकैरेज या कभी कोई चीज़ मैंने कभी फेस नहीं की, तो मुझे पता नहीं ये सब चीज़ें कैसे होती होगी औरतों को, लोग फेस कर लेते हैं फिर भी। तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बस ये है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मैंने बहुत झेली, और मेरे को डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे लिए ये टॉर्चर से कम नहीं था कि मेरे को हर टाइम डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। एक छोटा सा इंजेक्शन लेने में भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैंने फिर भी आईवीएफ में, आप कभी भी किसी का भी देखना वीडियो, किसी ने बनाया हो तो कितने सारे 200-300 के अराउंड तो आपको इंजेक्शन्स लगते ही हैं पूरे आईवीएफ में। तो आईवीएफ से रिलेटेड भी आपका अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आपको सेपरेट एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके दूँगी। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो बाय, टेक केयर।